हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। इस चैनल में आपको जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, बेसिक बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग सीईटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो इस वीडियो के लास्ट में बताया गया है। मेरा लास्ट वीडियो था अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सिंग। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेल। पहले हमने देखा था बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सिंग। आज हम देखते हैं सेल इन ह्यूमन बॉडी फॉर नर्सिंग। तो स्टार्ट करते हैं। यह है ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग कैसे बनते हैं? एटम यहाँ जमा होकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से फिर सेल बनता है और सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू लेवल, और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम। एक ह्यूमन बॉडी में अबाउट 30 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं और जो ऑर्गन होते हैं 80 ऑर्गन होते हैं फॉर वन और मोर सिस्टम। तो हम देखते हैं एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बनते हैं ह्यूमन बॉडी। जैसे सिस्टम यानी मल्टीपल सिस्टम है अपने, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम से ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेल। सेल क्या है? बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। यानी सेल का फंक्शन भी बहुत है ये, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसे हमें अंडर माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है। इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग, प्लांट और एज वेल एज एनिमल। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। टिश्यू, सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, यानी सेल्स से टिश्यू बनता है। ऑर्गन, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन। सिस्टम, ऑर्गन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द सिस्टम, एंड देन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। फंक्शन ऑफ सेल, तो मेन फंक्शन क्या है सेल के वो देखते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। तो बॉडी ही सेल से बनी है, तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है और सपोर्ट वो तो सेल से ही मिलेगा। दे परमिट द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस, दे फैसिलिटेट ग्रोथ, दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ये सब आपको आगे के स्लाइड में जैसे जैसे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम बताएंगे, वहां से आपको ये सब रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो सब आपको पता चलेगा। सेल आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ईच सेल इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि सेल कहाँ कैसे डिस्कवर्ड हुआ, किसने किया। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन slice of cork in the year 1665, but this was a dead cell। तो ये जो slice of cork है, तो वो क्या होता है, जो लकड़ा हमने देखा है लेबोरेटरी में जो ग्लास की बॉटल्स होते हैं लेबोरेटरी में, तो उसके ऊपर जो वुडन का ढक्कन होता है गोल टाइप का, सूखे हुए वुडन का, तो वो होता है स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब वो जो लकड़ी होती है तो वो सूखी हुई रहती है, तो उसके ऊपर इन्होंने रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया इन 1665 में। वो था, अब सूखी हुई लकड़ी बोले तो उस पर डेड सेल फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले सेल डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने, बट इट वाज डेड सेल। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लियनहुक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन द ईयर 1674। तो देखिए इसका डिफरेंस, 65 में डेड सेल डिस्कवर्ड हुआ और लिविंग सेल डिस्कवर्ड हुआ 1674 में। ही इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? एंटन वॉन लियनहुक इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों? उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर्ड किया। यानी सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट इट इज अ डेड सेल। लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया है एंटन वॉन लियनहुक ने। उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ये है सेल का स्ट्रक्चर। हम देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर। तो सेल के स्ट्रक्चर में आपको मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन देती हूँ। इसमें जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे एनर्जी, जो मैंने फंक्शन बताए थे ना, एनर्जी प्रोवाइड, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द कवरिंग ऑफ द सेल इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये है साइटोप्लाज्म। ये सेल
मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म, और इसमें ये ऑर्गेनल्स जो है गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये सब फ्लोटिंग होते हैं। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, बट सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो ये है शॉर्टली स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डायग्राम में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द सेल, और सेल ऑर्गेनल्स में मैंने बताया न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। वन बाय वन हम सबका इंफॉर्मेशन अभी देखेंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द कवरिंग ऑफ द सेल made up of 2 layer of phospholipid with some protein molecule embedded in them। ये 2 लेयर की बनी हुई होती है, किसकी? फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। जैसे ये देखिए, ये डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये 2 मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड के, और इसमें ये जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, ये है प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसमें एम्बेडेड है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 55% प्रोटीन, 40% ऑफ लिपिड एंड 5% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है। देखते हैं हम ये स्ट्रक्चर सेल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कवरिंग ऑफ द सेल, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। इसके अंदर फ्लूइड है, तो इसका जो शेप होता है वो चेंज होते रहता है। अब देखेंगे अपन न्यूक्लियस के बारे में। इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल। तो मेन ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ द सेल, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, कैरीज द जीन्स, स्ट्रक्चर दैट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जो सेल डिवीजन होता है उससे जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी होते फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये न्यूक्लियस में होते हैं, कैरी जीन्स। इट contain all of the cells DNA, deoxyribonucleic acid. It produces ribosomes, store DNA, RNA and ribosomes। तो मेन है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस का इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप। ये कवर होता है, इसलिए इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। साइटोप्लाज्म इसके बाहर ही होता है। इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स क्यों होते हैं? ट्रांसफर करने के लिए। जो क्रोमैटिन होता है वो RNA DNA होते हैं। इसका यूनिट ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और क्रोमैटिन यानी RNA DNA यहाँ पे होते हैं। और जो राइबोसोम्स यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो इस न्यूक्लियर पोर्स से आते हैं और साइटोप्लाज्म में रहते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कनेक्टेड है, इस पे स्टड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम आगे देखेंगे, राइबोसोम के बारे में भी हम आगे देखेंगे, आगे के स्लाइड में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ यहाँ पे आप ये देख लिए, न्यूक्लियस को जो कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम स्टडेड है, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में है, वो आपको मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल में दिखा दूंगी। और ये जो होते हैं इसमें राइबोसोम स्टडेड है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत से MCQ पूछे जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ RNA इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। जो हमने देखा था क्रोमैटिन, वहां पे जो जीन्स होते हैं उसमें RNA DNA, द फॉर्मेशन ऑफ द RNA इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स इन द DNA, दैट इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम DNA टू RNA प्रोमोटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है? DNA टू RNA एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गन, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। इट जनरेट मोस्ट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है जनरेट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसके बारे में भी MCQ पूछे जाते हैं। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी फॉर्म है, केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज नीडेड टू पावर द सेल फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। सेल की जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल्स, इसीलिए इससे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये MCQ में पूछा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो केमिकल एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, कौन से फॉर्म में होती है? तो वो है ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
नेक्स्ट है राइबोसोम। इट इज द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने जो आपको रफ एंड न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बताया था, 1 सेकेंड, इन न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में जो मैंने बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें ये जो डॉट डॉट है ब्राउन कलर के वो है राइबोसोम्स। इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज हेल्प link amino acid together to form the protein. It is made up of RNA and protein found floating in cytoplasm और attached to the rough endoplasm। मैंने बताया ये जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्टडेड है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टडेड है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ लार्ज डायनामिक स्ट्रक्चर। इसके दो प्रकार होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? इज स्टार्टेड विद राइबोसोम्स एंड इट इज अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये भी पूछते हैं साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? सिंथेसिस लिपिड्स स्टेरॉइड्स एंड हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स और टॉक्सिन। तो सेल में कोई भी अगर डिटॉक्सिफिकेशन होता है या डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, अगर कोई फॉरेन टॉक्सिन्स हो, ड्रग्स हो, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड इनसाइड अ सेल बट आउटसाइड द सेल। मैंने सेल के डायग्राम में ही आपको बताया था साइटोप्लाज्म ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं जिसमें ऑर्गेनल्स फ्लोटिंग होते हैं, बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। मोस्ट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। मैंने अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया के वक्त बताया था जो केमिकल रिएक्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है और केमिकल रिएक्शन के लिए जो एनर्जी लगती है वो कहाँ से जनरेट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। इट इज कंपोज ऑफ, अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड स्ट्रक्चर है ना, तो वो कंपोज ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है? प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। एंजाइम्स का क्या काम है? फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल इनटू स्मॉलर पार्टिकल विच आर देन एक्सट्रूडेड फ्रॉम सेल एज अ वेस्ट मटेरियल। अब सेल में अगर कोई वेस्ट मटेरियल होता है तो उसको भी एक्सट्रूड करना चाहिए ना। जैसे अपन ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें जो काम का है वो हम रख लेते हैं, बाकी एलिमिनेशन करते हैं। उसी प्रकार से सेल में भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी एक्सट्रूडेड, तो ये काम किसका है? लाइसोसोम्स का। ये क्या करते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल पार्टिकल देन एक्सट्रूडेड इट। रिपेयर सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन कुछ डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करता है लाइसोसोम्स। रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस सच एज अ माइक्रोब्स। अगर सेल में कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है डैमेज करने के लिए तो उसको भी रिस्पॉन्स करते हैं लाइसोसोम्स। ऑल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्या होता है? लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं? कि लाइसोसोम्स में ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनमें कैपेसिटी होती है कि वो खुद को बर्स्ट कर देते हैं और यानी लाइसोसोम ही बर्स्ट हो जाता है और वो पूरे सेल को ही, अगर एक आधी सेल बहुत पुराना हो गया या फिर कुछ काम का नहीं है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, या फिर वो डैमेज हो गया है तो उसी को पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं। यानी वो सेल को ही, पूरे सेल को ही डैमेज करते हैं। यानी इसका काम इतना ही नहीं है कि जो वेस्ट मटेरियल उसको एक्सट्रूडेट करे, अगर सेल को भी डैमेज करना हो तो लाइसोसोम ही डैमेज करते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को। और इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि वो एक एंजाइम होता है जो बर्स्ट करता है पूरे सेल को। ऑटोलाइसिस यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। ऑटोलाइसिस भी यानी वही है कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? एटोलाइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल भी कर सकता है। एटोफेजी यानी सेल्स ब्रेक डाउन एंड डिस्ट्रॉय ओल्ड वन इन साइटोप्लाज्म। अब लाइसोसोम कहाँ सिचुएटेड है? साइटोप्लाज्म में। तो ये जो भी प्रोसेस होंगी एटोलाइसिस की, डाइजेशन की या फिर वेस्ट मटेरियल निकालने की, तो एटोफेजी ऐसे जो कुछ भी होता है वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में ही होने वाला है। ये सब फंक्शन है लाइसोसोम्स की, ये सब एमसीक्यू में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, सॉर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड टेक्स प्लेस हियर। गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन, सॉर्टेशन, मॉडिफिकेशन। किसका? प्रोटीन एंड लिपिड्स का।
डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ये तो नाम से ही पता चल जाता है कि गोल्गी एपरेटस किसने डिस्कवर किया। दे आर सिस्टर्न्स, ट्यूबल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। तो जो गोल्गी एपरेटस है इसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये किसी भी साइज शेप में होते हैं, सिस्टर्न, ट्यूबल्स में, वेसिकल्स में और वैक्यूल्स में भी हो सकते हैं। तो सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं। सेल डिवीजन इसमें यहाँ पे अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इसके ऊपर एक मुझे पूरा वीडियो लेना पड़ेगा, ये बहुत डीपली होता है। तो सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में जो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और मियोसिस में जो सेल डॉटर सेल फॉर्म होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे सेल डिवीजन होता है और 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। ये हो गया माइटोसिस। और मियोसिस में यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है, यहाँ पे 2 फॉर्म होते हैं, फिर ये मैच्योर होने के बाद में इसमें और 2 सेल यानी इसका डिवीजन होते जाता है और डिफरेंट जेनेटिकल डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। ये हो गया सेल डिवीजन। डीपली हम बाद में इसकी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उसके बाद है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो हम इसमें थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन, इसकी जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर होता है, यूकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर होते हैं। इसमें सेल साइज, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बहुत छोटा होता है, 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। वहीं यूकैरियोटिक सेल देखेंगे तो वो थोड़ा साइज में बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूजुअली सेल वॉल प्रेजेंट होती है, केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। सेल वॉल प्रेजेंट है, केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। यूकैरियोटिक सेल में जब सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, केमिकली सिंपल इन नेचर। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। तो जो अपना ह्यूमन बॉडी है वो यूकैरियोटिक सेल का है, क्योंकि हमारे बॉडी सेल में न्यूक्लियस होता है। डीएनए अरेंजमेंट प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होता है, यूकैरियोटिक सेल में यानी ह्यूमन बॉडी में लाइनियर होता है। तो हमने स्टडी किया ही होगा 11th-12th में डीएनए आरएनए का स्टडी, तो उसमें लिनियर होते हैं। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, प्रेजेंट विथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सेल डिवीजन थ्रू बाइनरी फ्यूजन हमने अभी देखा है यूकैरियोटिक सेल में यानी ह्यूमन सेल में, माइटोसिस और मियोसिस। फ्लैजेला, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट हो, सभी सेल में नहीं होता है लेकिन अगर प्रेजेंट हो तो प्रोकैरियोटिक में स्मॉलर इन साइज और यूकैरियोटिक में लार्जर इन साइज। रिप्रोडक्शन यहाँ पे असेक्सुअल होता है, यहाँ पे असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। बैक्टीरिया एंड आर्किंग, यहाँ पे है यूकैरियोटिक में प्रोटोजोआ, प्लांट्स, फंगाई, अलगी एंड एनिमल्स। तो ये ध्यान में रखो, ह्यूमन बॉडी सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने अभी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सेल में हमने क्या पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, कवरिंग ऑफ द सेल। और ऑर्गेनेल्स में हमने देखा है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस देखा है हमने। और अब हम देखेंगे आगे एमसीक्यू ऑन द सेल, यानी सेल टॉपिक के ऊपर कौन से एमसीक्यू मोस्टली पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। ये तो मैंने आपको तभी बताया है, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं। द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉइन बाय पोर्टर, यानी किसने डिस्कवर किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज पोर्टर। विच ऑफ द ऑर्गेनेल्स हैज अ कंटिन्यूअस कनेक्शन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के इसमें मैंने आपको दिखाया था कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें राइबोसोम स्टड होते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस से कंटिन्यूअस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन, न्यूक्लियस के साइड में होता है क्या, नहीं, वो साइटोप्लाज्म के साइड में होता है। सो इसका आंसर द साइटोप्लाज्मिक साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का मैंने वो जो बताया था आपको, ट्रांसपोर्टेशन, सॉर्टेशन, वो है। सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, एक्सोसाइटिंग ऑफ मेलानिन ग्रेन्यूल्स, एक्सोसाइटोसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स, ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबो। द टर्म गोल्गी एपरेटस वॉज कॉइन बाय, ये भी मैंने आपको स्लाइड में बताया, कैमिलियो गोल्गी। इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टा एक्ट एज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस,
phosphorylation of flavoprotein, breakdown of macromolecules, oxidation reduction reaction. तो इसका आंसर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. देन हु कॉइन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया? वो है बेंडा. न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था. न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो वो देख लीजिए. रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था और न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कंटिन्यूअस कनेक्शन विथ. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बारे में देखो, हमें घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ कंटिन्यूअस कनेक्शन विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज आरएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, हिस्टोन सिंथेसिस, राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस. तो इसका आंसर है आरएनए सिंथेसिस. लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट मसल. कौन से इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है? एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पे. इन सभी इसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ इरिथ्रोसाइट में प्रेजेंट नहीं होता है. इसका आंसर है इरिथ्रोसाइट. Which of the following is the function of lysosomes? Autophagy, autolysis, digestion, all of the above. Lysosomes यानी वही suicidal bag जिसे कहा जाता है. तो ये सारे फंक्शन उसके हैं. तो इसका आंसर है all of the above. Lysosomes are involved in extracellular digestion, intracellular digestion. तो मैंने आपको बताया था डाइजेशन का काम करता है लाइसोसोम्स, वो है. इसका आंसर है बोथ ए एंड बी. वो आइडेंटिफाई लाइसोसोम्स. इसका आंसर है नोविकोफ. राइबोसोम्स are made up of RNA and protein. The nucleus contain माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, क्रोमोसोम. अब ये तो ऑलरेडी अलग ऑर्गेनल्स है ना. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, ये सेल के अलग ऑर्गेनल्स हैं. तो ये न्यूक्लियस में कैसे होंगे? द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स. मैंने बताया था ना हेरिडिटरी जीन्स. तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल, इनपरमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल. तो इसका आंसर है सेमी परमिएबल. मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोसेक मॉडल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपोप्रोटीन्स. राइबोसोम्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आरएनए. राइबोसोम में क्या होता है? आरएनए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आरएनए. फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. इसमें से सब सेल ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है. एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पे, एक्सेप्ट पूछा है, तो उसका आंसर है सी, राइबोसोम्स. लास्ट है इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज. सेल मेम्ब्रेन में जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो उसका क्या फंक्शन है? उसका आंसर है एंजाइम्स. केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम्स लगते हैं. तो इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ एंजाइम्स. दिस इज अबाउट द एमसीक्यू ऑफ द सेल. तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे आपको ये वीडियो कैसे लगा है. और थैंक यू. मैं अभी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी. सेल के बारे में अच्छे से स्टडी करें और उसके एमसीक्यू के बारे में भी आप इस वीडियो से स्टडी कर सकते हैं. ये आपको नर्सिंग सीईटी में भी काम आ सकती है, बेसिक बीएससी नर्सिंग के भी सीईटी में काम आता है, और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी और बेसिक बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में भी जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है उसमें सेल का लेसन है, उसमें भी काम आएगा. तो नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगी आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊं, और वो है रहेगा टिश्यू के बारे में. सेल हो गया तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे टिश्यू. थैंक यू.